ओके गाइस, आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो है सीटेट जो 29 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 29 दिसंबर को जो पेपर हुआ था ये लेवल 2 है। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सीडीपी। इसमें पूछा है एट विच स्टेज आर चिल्ड्रन एबल टू पार्टिसिपेट इन गेम्स विद रूल्स, डेवलप दियर एथलेटिक एबिलिटीज एंड लॉजिकल थॉट प्रोसेस ऑल्सो इंक्रीजेज थो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। इसमें बोला है कौन से लेवल पे यानी कि किस स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो नियम के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, कि हर गेम का उनको रूल समझ में आता है, उनकी जो एथलेटिक कैपेबिलिटी होती है उसका डेवलपमेंट होता है, और जो तार्किक विचार प्रक्रिया होती है यानी कि जो रीजनिंग एबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होती है। जो ठोस अनुभव होते हैं, अगर आपने को जीन पियाजे की स्टेज याद हो जो थी 6 से 12, बेसिकली इसमें कॉन्क्रीट यानी कि जो चीज़ उनको सामने दिख रही है वो चीज़ वो इजीली उस पर सोच लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड जो होता है ये एज ग्रुप होता है 6 से 12, और जीन पियाजे ने जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी उसकी एज बताई थी 7 से 12। ठीक है, तो इस स्तर पर बच्चे जो होते हैं वो नियम पहचानते हैं गेम की, एथलेटिक कैपेबिलिटी जो होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, तार्किक यानी कि हर चीज़ पे तर्क करने की प्रक्रिया भी क्षमता भी उनकी बढ़ जाती है, लेकिन ये तर्क उसी चीज़ पे करवाते हैं जो ठोस अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिंग ऑफ एज और मेनार्क इज सेलिब्रेटेड इन सर्टेन कल्चर्स वाइल इट इज़ केप्ट सीक्रेट इन अदर कल्चर। जो पीरियड्स होते हैं यानी कि जो मासिक धर्म होता है, कुछ संस्कृतियों में तो इसको जब मेनार्क स्टेज आती है तो कुछ में तो इसको उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि कुछ कल्चर ऐसी होती हैं जिनमें इसे गुप्त तरीके से रखा जाता है। क्यों? चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अनफोल्ड डिफरेंटली। जो बचपन होता है हर संस्कृति में अलग अलग तरीके से होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं। तो बेसिकली इसमें बोला है कि कुछ संस्कृतियों में मासिक धर्म का आना पहले उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि कुछ में इसे गुप्त रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए जो बचपन के अनुभव होते हैं वो उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर अलग अलग तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं, एंड ए की जो है वो आर करेक्टली एक्सप्लेनेशन है। हर बच्चा अपने कल्चरल बैकग्राउंड के साथ आता है, हर बच्चे का कल्चर अलग होता है। किसी के घर पे कुछ फेस्टिवल अलग तरीके से होता है, किसी के यहाँ चीज़ें कुछ, किसी के यहाँ बर्थडे बहुत अच्छे से मनाते हैं, किसी के यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं। तो हर घर का कल्चर बहुत अलग अलग होता है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है? विकास है व्यवस्थित होता है? नहीं, व्यवस्थित होता है। पहले चाइल्डहुड आएगा फिर एडल्टहुड आएगा, सॉरी पहले चाइल्डहुड आएगा फिर एडोलेसेंस आएगा फिर अडल्टहुड आएगा। पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है? नहीं, ये टोटली अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता। यूनिडायमेंशनल नहीं। जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा कैसा होगा? डायनेमिक। डेवलपमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ मानसिक विकास ही बढ़ेगा, आपका मानसिक विकास भी होगा, आपका शारीरिक विकास भी होगा, आपका सामाजिक विकास भी होगा, और आपका संवेगात्मक जो विकास है वो भी होगा। तो ये क्या होता है? डायनेमिक स्टेज होती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द सिफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। बेसिकली जो सिफेलोकोडल होता है ना, शीर्षगामी सिद्धांत, अगर आप इसको वैसे भी याद रखेंगे, शीर्ष मतलब सिर और गामी मतलब आगे की तरफ यानी कि हेड टू टो, सिर से पैर की तरफ जो होता है उसे हम शीर्षगामी विकास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। केंद्र से छोर तक जो होता है इसे हम बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट्स एंड फिल्म्स exert a major influence in determining the attitude and values held by adolescent because media is a powerful secondary agency of socialization। अब इसमें बोला है जो एडोलेसेंट होते हैं यानी कि 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, सॉरी 12 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, उन पे फिल्मों और जो विज्ञापन है उनका एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके व्यवहार और मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो मीडिया है वो किशोरों के समाजीकरण की एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती है। बेसिकली जो 18 साल के बच्चे होते हैं, 12 से 18 साल का जो एज ग्रुप होता है, उसमें बच्चे जो हैं एक कुछ आइडल मान लेते हैं। जैसे कोई सलमान खान को फॉलो करेगा, कोई शाहरुख खान को फॉलो करेगा, कोई इस परफ्यूम को लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसके फेवरेट एक्टर ने वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो उस चीज़ में क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है वो एक बहुत गहरा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर छोड़ती है। तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और ए की जो आर है वो सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। रमेश फाइंड्स दैट हिज फ्रेंड्स पेन वेरी फैसिनेटिंग एंड थिंक्स ऑफ स्टीलिंग इट। रमेश जो है उसको अपने फ्रेंड का पेन जो है बहुत आकर्षक लगता है और उसे वो चुराने की सोचता है, लेकिन वह उसे नहीं चुराता। क्यों? क्योंकि उसको डर है अगर उसके अभिभावकों को पता चलेगा, अगर उसके पेरेंट्स को पता चला तो वो उसे क्या कहेंगे, बुरा बालक कहेंगे। कोलबर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है? ये जो स्टेज होती है इसे हम बोलते हैं अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये जो वह है आपके पारंपरिक जो स्टेज होती है उसके अंदर आता है। ठीक है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्च पारंपरिक। जो पारंपरिक स्तर होता है उसके अंदर अच्छा लड़का और अच्छी लड़की और कानून जो व्यवस्था को मैनेज करके चलते हैं, ये 2 स्टेज आती हैं। तो इसमें जो सजा और आज्ञाकारिता होती है ये पारंपरिक स्तर का पहला चरण होता है और ये दूसरा चरण होता है। तो बच्चा जहाँ पे ये चीज़ सोचता तो है कि मैं चुराऊं, लेकिन उसको तुरंत क्या ख्याल आ जाता है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, अगर मैं अच्छे लड़के जैसे बिहेव करूंगा तो समाज में एक एप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर मैं बुरा लड़का बन जाऊंगा तो समाज जो है वो हमको दुत्कारेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये आपका पूर्व पारंपरिक स्टेज में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरण के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1 कि जो ए और आर है वो दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही एग्जैक्ट सही तरीके से व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें बोला है जो जीन पियाजे हैं उन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, और उनकी एक प्रमुख आलोचना ये थी कि उन्होंने कहा था कि बच्चा पहले संवेदीगामक स्टेज में जाता है, फिर वो पूर्व स्टेज में जाता है प्री ऑपरेशनल, फिर वो जाता है कॉन्क्रीट स्टेज में और उसके बाद जाता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में जाएगा, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशन। यही बच्चे के डेवलपमेंट का एक प्रॉपर क्रम होता है। और ये आलोचना हुई क्यों थी? क्योंकि जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं वो संज्ञानात्मक विकास में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बड़े लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे या फिर आप समाज के लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होगा ही नहीं। हम जब 2 अलग अलग लोगों से मिलते हैं या सोसाइटी में लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते ही हैं, और हर कल्चर हमको क्या करता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। So the option 1 is correct. Next है question number 8. Children's reasoning in which stage is limited with focus on one perceptual dimension of the problem. कौन सा चरण है जिसमें बच्चे की जो तर्कशीलता होती है वो समस्या के एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर ही सीमित रहती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसकी ये एज ग्रुप होता है 2 से 7 साल का। इसमें बच्चा सिर्फ, जैसे ये एक बीकर है और ये एक बीकर है, इसमें भी हाफ बीकर पानी भरा हुआ है और इसमें इतना पानी भरा हुआ है, ये भी हाफ ही है लेकिन ये क्या है, चौड़ा है। लेकिन बच्चा सिर्फ क्या चीज़ देखेगा कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसमें पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसमें पानी क्या है, कम होगा। वो लेंथ तो समझता है लेकिन जो विड्थ है उस वाले कॉन्सेप्ट को वो नहीं समझ पाता। तो वो हर प्रॉब्लम को एक ही चीज़ से देखता है, दैट इज कॉल्ड योर प्री ऑपरेशनल स्टेज। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा का निहितार्थ है? शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद की स्तर और यात्रा में बदलाव करें। शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके जो है उसको तैयार करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक डेवलपमेंट थ्योरी दी थी कि बच्चा जो है वो समाज में और संस्कृति के थ्रू ही सीखता है। इन्होंने कहा था कि पहले जो है भाषा बच्चा सीखता है और फिर उसके बाद बच्चे के अंदर विकास होता है। तो इन्होंने कहा कि टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को जब सपोर्ट कर रहे हैं
तो बच्चों को सपोर्ट करते टाइम जिसे हम MKO बोलते हैं, जो MKO है, अब आप किसी को जब भी हम पाड़ या ढांचा निर्माण आपने पढ़ा होगा कि शुरुआती जो मदद होती है वो लेवल आप डिसाइड करो कि कितने लेवल तक टीचर बच्चे की मदद करेगा और कितनी क्वांटिटी में आपको बच्चे की मदद करनी है। मान लीजिए किसी बच्चे को पेन पकड़ के चलाना सिखाना है, तो ऐसा नहीं कि आप आगे तक उसको पेन पकड़ के चलाना ही सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, बच्चा खुद से लिखना कभी नहीं सीखेगा। तो हमको बच्चे के स्तर के अनुसार और कितनी मात्रा में मदद करनी है वो डिसाइड करना होगा और धीरे धीरे उसको बदलाव लाना होगा। जैसे मान लीजिए बच्चा धीरे धीरे कोई चीज़ सीख रहा है, तो हम क्या करेंगे, मदद का स्तर धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट हैज प्रपोज द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों के नैतिक विकास पे जिसने काम किया था दैट वाज लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, जो लॉरेंस कोलबर्ग है उन्होंने ही बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत की थ्योरी को प्रपोज किया था। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। BF स्किनर जो है इन्होंने आर्ट थ्योरी दी थी, क्रिया प्रसूत नियम। लेव वाइगोत्स्की जो है इनकी थ्योरी बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने समाज और संस्कृति के बीच में बच्चे के डेवलपमेंट को दिखाया है। अल्बर्ट बंडूरा जो है इन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनेबल चिल्ड्रन टू प्रोग्रेस इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। पाठ, अनुकूलन, पूर्वाभ्यास और निष्क्रिय अनुसरण। जो स्कैफोल्डिंग होती है इसको हम इंग्लिश में हमेशा बोलते हैं स्कैफोल्डिंग और हिंदी में इसको पाड़ या ढांचा निर्माण या फिर इसको बोलते हैं हम आलम्बन। जो स्कैफोल्डिंग होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आप किसी भी बच्चे की मदद करते हैं वो बच्चे का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है उसकी दूरी को तय करने में मदद करेगा। ये बच्चे का एक, यहाँ पे मान लीजिए ये बच्चे का ओरिजिनल डेवलपमेंट है जहाँ बच्चे को मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ से बच्चे का जो एक्चुअल डेवलपमेंट हो सकता है, तो ये जो बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है, इस डिस्टेंस को तय करने के लिए आपको बच्चे को क्या देनी पड़ेगी, इसके फोल्डिंग यानी कि शुरुआती मदद करनी पड़ेगी। और ये शुरुआती मदद कौन करेगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके स्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया है। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने कितनी बुद्धियां बताई थी, 8 बुद्धि। ठीक है, कौन सी बुद्धि है जो इसमें शामिल नहीं थी, प्राकृतिक, सृजनात्मक, भाषाई और संगीतमय बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इन्होंने नेचुरल इंटेलिजेंस बताया था जो प्रकृतिवाद होते हैं, भाषाई बुद्धि जो लिंग्विस्टिक होते हैं, कितना आप नपातुला बोलते हो, आपकी भाषा कितनी अट्रैक्टिव है, संगीत में बुद्धि जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है वो अलग चीज़ होती है कि आप कितना क्रिएटिव तरीके से किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं और कितने आप डाइवर्जेंट थिंकर हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। कौन सा प्रश्न जो है वो बच्चे का विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, मतलब आप उस चीज़ को डाइवर्सिफाइड तरीके से सोचेंगे। 4984 और 4694 का जोड़ क्या है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग है, आप कुछ डाइवर्स तरीके से इस चीज़ को सोच सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल आंसर है। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, नहीं। ये क्या है, कन्वर्जेंट आंसर्स होते हैं, यानी कि इनके रटे रटाए आंसर्स होते हैं जो आपको सिर्फ बताना है। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, नहीं। हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप बहुत ही डाइवर्जेंट तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से देखा, तो फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स जो है वो हर बच्चे की बहुत अलग होगी। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है शिक्षक जो हैं उनको बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4।
यानी कि ए और आर जो है वो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली बोला क्या है कि जो शिक्षक है उनको अगर बच्चों को इवेल्युएट करना है तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड करिकुलम और प्रोसेस का पालन करेंगे नहीं। अगर आपको बच्चों का इवेल्युएशन करना है तो जो करिकुलम होता है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि मानकीकृत होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड करिकुलम में क्या होगा, हर बच्चा प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाना। ठीक है, जो डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चे के अंदर एक डिफरेंस होता है, ये बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, जरूरी नहीं ये बच्चा इंटेलिजेंट हो, इस बच्चे का कल्चर बैकग्राउंड बहुत अलग है, इस बच्चे का कल्चरल बैकग्राउंड बहुत अलग है। तो हम इन समावेशी शिक्षा कहती है कि दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनको अपना के सभी को आपको एक साथ लेके चलना है, ना कि मतभेदों को खारिज करना है। तो यहाँ ए भी गलत है और बी भी गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है जिससे जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव, जेंडर अनुरूपता और जेंडर समता किस चीज़ को बढ़ावा मिल सके। तो जो जेंडर इक्विटी है उसको प्रमोट करने के लिए जो टीचर्स हैं उनको हमेशा न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। किसी भी टीचर को इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए कि तुम लड़का हो तुम ये कर सकते हो और तुम लड़की हो तो तुम ये नहीं कर पाओगी। और क्या डिस्कस करना चाहिए कि ये जो डिफरेंस बनाया गया है कि ये लड़का है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ये समाज की बनाई हुई एक संरचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4, जेंडर समता। जब आप इस चीज़ को दरकिनार कर देंगे और एक साइड इग्नोर कर देंगे कि हमें ये इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि ये लड़का है ये लड़की है, तो ऑब्वियसली आप जेंडर इक्विटी को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरत जो है उसको ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, मान लीजिए किसी को ऊंचा सुनाई देता है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, सो दे ऑल आर स्पेशल नीडी चाइल्ड। उनको पृथकीकरण करके अलग शैक्षिक संस्थानों में भेजा जाना चाहिए नहीं। जब आप उनको सेपरेट कर दोगे तो समावेशी शिक्षा नहीं है। इनको केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप उनको सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग दें। इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वो सामान्य स्कूलों में पढ़ सकें, ये बिल्कुल सही है। इनको किसी भी प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा स्पेशल नीड वाला है तो उसको एजुकेशन ही ना दो। समावेशी शिक्षा कहती है कि चाहे बच्चा स्पेशल नीड वाला हो, चाहे बहुत इंटेलिजेंट हो, चाहे बहुत अमीर घर से हो, हर बच्चे को आप एक ही क्लास में बिठाकर एक जैसे तरीके से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजनेबल एकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। सीखने की जो अक्षमता होती है उन वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षण नहीं, जहां स्टैंडर्ड असेसमेंट आ जाएगा वो कभी भी समावेशी शिक्षा का समावेशन नहीं हो सकता। लंबी अवधि की लिखित परीक्षा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप रिटन टेस्ट जो है उसको 10 घंटे का कर दें। तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण नहीं। अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, किसी बच्चे को डिसलेक्सिया या फिर किसी बच्चे को डिसकैल्कुलिया है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उन बच्चों को क्या करेंगे, आगे बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो उनको सुनने में प्रॉब्लम होगा, चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इस केस में जब वो आगे बैठे रहेंगे तो टीचर उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगा और वो भी टीचर को ईजिली समझ पाएंगे और चीज़ों को अपने धीरे धीरे ईजी वे में अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। तो अधिमान्य बैठने की व्यवस्था यानी कि उनको उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से सीट देना। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है जो समावेशी स्कूल हैं उनको चाहिए कि वो क्या करें, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। समावेशी शिक्षा क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि वो डिफरेंस को समझें, उनको एक्सेप्ट करें और उनको इम्पोर्टेंस दें, ना कि बच्चों को पहचान करके उनको क्लासीफाई करके उनको सेपरेट कर दें। समावेशी शिक्षा में कभी भी बच्चों को सेपरेट करना ही नहीं है। एक रूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें। स्टैंडर्डाइजेशन कभी भी समावेशी शिक्षा का पार्ट नहीं हो सकता और यूनिफॉर्मिटी भी नहीं हो सकती। आप सभी बच्चों को एक सांचे में नहीं डाल सकते।
दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकास पर ध्यान दें, नहीं। आपको किसी बच्चे को सिंपैथी नहीं देनी है, आपको क्या करना है, एक ही तरीके से बच्चों पे ध्यान देना है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। क्रिएटिविटी क्या होती है, अभिसारी सोच, नहीं। वो क्या होता है, आपका बुद्धि। विचारों की मौलिकता, कार्यों को दोहराने की वरीयता, विचार में केंद्रीयता, ये सब अभिसारी चिंतन होते हैं, जहाँ आप एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपका फोकस्ड नहीं है, आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है। लेकिन जब विचारों की मौलिकता होगी, यानी कि एक ही प्रॉब्लम को आप 10 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ योर विचारों की मौलिकता। तो जो क्रिएटिविटी होती है उसका मतलब ही ये होता है कि आप कितने ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकर हैं, ठीक है। अगर मैथ का कोई क्वेश्चन मैं आपको दूं, लेट सपोज 2+2 है, अब ये क्वेश्चन आप कितने नए तरीके से सोच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्रिएटिविटी एंड दिस इज कॉल्ड योर विचारों की मौलिकता। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर क्रिएटिविटी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो समावेशी शिक्षा है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समावेशन में विशेष बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का प्रस्ताव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें स्पेशल नीड बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल नहीं, फिर समावेशन खत्म हो जाएगा। समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। समावेश केवल विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूलन का प्रस्ताव करता है, नहीं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए जो करिकुलम है उसमें आप अडेप्टेशन कर दें कि भैया बच्चा इतना पढ़ पाएगा तो हम सिलेबस कोई चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। समावेश सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए पाठ्यक्रम के मानकीकरण पर जोर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये क्यों गलत है, जो समावेशन है वो सभी बच्चों के साथ तो है कि आप समान व्यवहार करो, लेकिन आप जो करिकुलम है उसको स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड करिकुलम होता है दैट कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो होती है प्रोसेस, ये समावेशी शिक्षा में जुड़ी हुई होती है कि कौन सी चीज़ जो है वो इसमें समावेशी शिक्षा में जुड़ी रहेगी और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको समावेशी शिक्षा से बाहर रखना है। सो द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर टोटली कनेक्टेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ दीज इज इल्यूस्ट्रेटिव और सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। सामाजिक जो रचनावादी कक्षा है उसका उदाहरण क्या है। एक कक्षा जहाँ शिक्षक पाठ्यपुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। एक ऐसी कक्षा जहाँ जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। एक कक्षा जहाँ शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, या फिर एक ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे सहयोगात्मक रूप से सीखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन पढ़ के भी लगा सकते हैं। सामाजिक रचनावादी मतलब जब पाठ्य पुस्तकों में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करना, नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अगर टीचर उत्तर रटा देगा तो वो रचनावादी चीज़ कहाँ हुई। जहाँ जो कक्षा में पढ़ाया गया है उसका निर्धारण आप इस बात से करेंगे कि मूल्यांकन कैसे करना है, नहीं। जहाँ उचित पुरस्कार दिया जाए, नहीं। पुरस्कार दिया जा सकता है, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि आप उनके बिहेवियर को कंट्रोल करें। लेकिन रचनावाद कहाँ होगा, जहाँ बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। कौन सी प्रक्रिया जो होती है वो सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है। अन्वेषण और चर्चा, अनुकूलन, मानकीकृत मूल्यांकन, बार बार ड्रिलिंग और प्रैक्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। क्यों, सार्थक सीखना क्या होता है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है जब आप कोई भी चीज़ खुद करके सीखते हैं। तो डिस्कशन यानी कि डिस्कवरी जो होगी उसमें आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे। डिस्कवरी मतलब खुद करके सीखना। और जब आप किसी के साथ किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, और ज़्यादा ब्रशअप होती हैं। कंडीशनिंग नहीं, मानकीकृत मूल्यांकन, स्टैंडर्ड असेसमेंट होता ही नहीं है, ये ऐसे पार्ट होता है। बार बार ड्रिलिंग नहीं, हमें चीज़ों को रटाना नहीं है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो समस्या समाधान है उसकी प्रक्रिया में क्या बाधित होता है। अनुरूपित सोच, कलन विधि, ह्यूरिस्टिक और रिस्पॉन्स सेट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर रिस्पॉन्स सेट। जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में एक हिंड्रेंस होती है। जो एनालॉजिकल थिंकिंग होती है यानी कि अनुरूपित सोच, कि आप किसी भी चीज़ को कितने डाइवर्जेंट तरीके से सोच सकते हैं। एल्गोरिदम, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ह्यूरिस्टिक,
आप जब किसी चीज़ को अपने तरीके से खोजते हैं, लेकिन जो अनुक्रिया समुच्चय होता है, जो रिस्पॉन्स का एक सेट होता है, दैट इज द हिंड्रेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग आर कॉल्ड. अपनी ही सोच के बारे में सोचना क्या कहलाता है? पूर्व अभ्यास, रटना, अधिसंज्ञान और सामान्यीकरण. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मेटा कॉग्निशन. इसमें क्या करते हैं, आपने मान लीजिए किसी टॉपिक के बारे में सोचा. लेट सपोज अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं या फिर आप अपने बच्चों को एक टॉपिक दें कि अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री होती, फिर आप इसी टॉपिक पे जब आपने सोच लिया उसको वापस से सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मेटा कॉग्निशन. अपनी ही थिंकिंग को दोबारा सोचना. तो ये क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली व्हेन दे पार्टिसिपेट इन. किस गतिविधि में हिस्सा लेने पर जो बच्चा है वो प्रभावी ढंग से सीखता है? गैर संदर्भित गतिविधियां, यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधि, अर्थपूर्ण गतिविधि और ऐसी गतिविधि जो शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित और निर्देशित हो. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3. जो अर्थपूर्ण गतिविधि होंगी यानी कि जो मीनिंगफुल एक्ट होगा, जहां बच्चा खुद एक्टिव रहेगा, खुद से करके सीखेगा, तो उसमें बच्चा बहुत प्रभावी ढंग से सीखता है. गैर संदर्भित गतिविधि मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है उससे हटके अगर आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हो. मुझे मान लीजिए आपको पढ़ाना है टॉपिक फोर्स और मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ प्रेशर की, तो उसमें क्या होगा? बच्चा नहीं सीखेगा. यांत्रिक रूप से की जाने वाली गतिविधि, मैकेनिकल एक्टिविटी में भी बच्चा नहीं सीखता है. ऐसी गतिविधि जो टीचर कंट्रोल कर रहा हो तो उसमें तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चा क्या होगा? पैसिव हो जाएगा. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन. जो बच्चों की सीखने की प्रक्रियाएं होती हैं वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होती हैं. उनकी आनुवांशिक संरचना के आकलन के बाद सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है. कड़ी सुझाव देकर सुसाधित किया जा सकता है. विकास से बाधा उत्पन्न होती है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होती है, लर्निंग बेसिकली कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग कहाँ होती है बच्चों की? जब बच्चा समाज में रह के सीखता है. और समाज में भी अलग अलग संस्कृतियों के बीच में जब बच्चा रहता है तो बच्चे की जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. तो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन टेक्स प्लेस इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. जेनेटिक कंपोजिशन कभी भी नहीं होता है कि आप उसको आकलन करेंगे. कड़ी सजा देकर नहीं होता है. विकास में अगर बच्चा सीख रहा है तो वो कभी भी उसके विकास में बाधा नहीं होगी. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27. प्रोसेस ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर. यहाँ पे है संवाद और चर्चा. ठीक है. जब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, बच्चा टीचर के साथ चर्चा करता है, तो वो जो प्रोसेस है बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है, क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति जो है वो सामाजिक है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का इंग्लिश में ओके. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ए और आर जो है वो दोनों सही है और ए की आर जो है वो सही व्याख्या करता है. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27. क्यों? जब बच्चा आपस में चर्चे करेंगे, जब बच्चा कोई भी बच्चों का मान लीजिए ग्रुप बना दिया आपने, क्लास में कोई ग्रुप बना दिया, बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में चर्चा कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो क्या होंगे? एक बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, चीज़ों को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? सामाजिक. बच्चा समाज में और संस्कृति के बीच में रह के ही सीखता है. इफेक्टिव लर्निंग होती ही तभी है जब बच्चा समाज में रह के सीखेगा. So A and R both are correct and R is the correct explanation of A. Next है क्वेश्चन नंबर 28. Which view of learning? अधिगम का कौन सा दृष्टिकोण जो है वो फोकस करता है आंतरिक प्रेरणा पर और एम्फेसाइज करता है सामाजिक संपर्क पर फॉर मीनिंगफुल लर्निंग. यानी कि सीखने का ऐसा कौन सा दृष्टिकोण है जो आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क जो है उस पर जोर देता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण. समाज में रह कर के आप संस्कृति को जो सीखते हैं, अलग अलग संस्कृति के बीच में अलग अलग समाज के लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपकी लर्निंग जो होती है वो हमेशा इफेक्टिव होती है. और यहाँ पे बच्चा जो होता है वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है. ठीक है. लेट सपोज आपको स्पेनिश सीखनी है या फिर आपको हिंदी सीखनी है. हम कभी भी एक लैंग्वेज पर फोकस्ड नहीं रहते. हम समाज में अलग अलग लोगों से मिलते हैं. कोई गुजराती बोल रहा है, कोई मद्रासी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, तो हम हर लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं. और सामाजिक संपर्क
जब आप समाज में अलग अलग लोगों के संपर्क में आते हैं, आप एक जगह फोकस्ड नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि आपका सर्किल में सिर्फ एक ही फ्रेंड होगा, उस फ्रेंड से भी आप कुछ सीखेंगे, 2 से 3 लोगों का ग्रुप होगा, वहाँ आप अलग चीज़ें सीखेंगे। तो इफेक्टिव लर्निंग इज टोटली फोकस्ड ऑन सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सोशियो कल्चर व्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसका उदाहरण कौन सा है? रुचि के कारण नया कौशल सीखना, इनाम जीतने के लिए, इनाम जीतने के लिए क्या होगा? एक्सटर्नल मोटिवेशन। सजा से बचने के लिए क्या होगा? एक्सटर्नली मोटिवेटेड। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना, एक्सटर्नली मोटिवेटेड। ये क्या होगा? इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन में आप जो भी काम करते हैं ना, वो हमेशा मास्टरी के लिए करते हैं। मास्टरी मतलब आप अपने आप को कितना ज़्यादा किसी भी चीज़ में निपुण बनाना चाहते हैं, ठीक है। निपुणता जो होती है वो इंटरनल फैक्टर होता है। अगर आप मान लीजिए मैथ है, ठीक है, मैथ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं, कमांड करना चाहते हैं, तो आप आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे तभी ये करेंगे। दैट इज़ योर इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस वुड बी ए फैसिलिटेटर इन मीनिंगफुल लर्निंग? अर्थपूर्ण जो सीखने की प्रक्रिया है उसको कौन सा संवेग है जो सबसे ज़्यादा सुसाधित करेगा, यानी कि सपोर्ट करेगा? तनाव, भारी चिंता, जिज्ञासा और हीनता। वेरी सिंपल क्वेश्चन। टेंशन जो है वो कभी भी अर्थपूर्ण सीखने में पार्ट नहीं करेगा। जब आप टेंशन में होंगे, एंजाइटी होगी, तो भी आप कभी नहीं सीख पाएंगे। ह्यूमिलिएशन में आप कभी नहीं सीख सकते। ह्यूमिलिएशन होता है जैसे क्लास में कोई बच्चा कमज़ोर है और अगर कोई टीचर उसको 30 बच्चों के सामने इंसल्ट करे, दैट इज़ ह्यूमिलिएशन। लेकिन जो क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियोसिटी के बेसिस पे ही आप अर्थपूर्ण अधिगम कर पाएंगे। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई जस्ट होप गाइज कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।